वेलकम टू एनएम क्लासेस। वेलकम बैक। काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है और मैंने भी आपको उतना ही मिस किया जितना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे किया होगा। लेकिन कुछ कारणवश मैं आपके सम्मुख आपको कक्षाएं ना दे दे पाने में थोड़ा सा समर्थ हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ा PCS 2021 का प्री पास किया। तैयारी में उसकी लगातार मैं लगा रहा था और फिर मैंने 2021 का अभी ही मेरे प्रिय दोस्तों मैंने अभी मेंस दिया मार्च में, जो कि 23 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में हुआ था। तो उन्हीं पेपर की तैयारियों के मध्य में है आप लोगों के सम्मुख नहीं आ सका। सम्मुख से यहाँ तात्पर्य ऑनलाइन कक्षा दे नहीं पाया, इसके लिए मुझे बहुत बेहद खेद रहा और मैं पुनः आपके समक्ष आपके साथ और आपकी कक्षाओं को जारी रखने के लिए मैं आपके सम्मुख पेश हूँ। और फिर से आपका बार बार एनएम क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं पॉलिटी के एक विशेष बिंदु को लेकर आपके समक्ष पेश हुआ हूँ, जिस बिंदु का नाम है आपातकाल प्रावधान। इसमें से प्रिय दोस्तों प्रश्न पूछता ही पूछता है, चाहे वह UPPCS हो या UPSC हो या फिर आपका UPSSC हो, किसी भी स्तर का पेपर हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, तो हर एक स्तर पर या हर एक कंपटीशन पर इसमें से प्रिय दोस्तों प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने का जो स्तर होता है या प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है प्रिय दोस्तों, वह आयोग के स्तर के आधार पर बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। प्रश्न तो पूछने का तरीका ही उसमें बदल जाता है, इसलिए है वह प्रश्न कभी कभी सा हमें ऐसा लगता है कि प्रश्न थोड़ा क्लिष्ट था, जबकि प्रश्न क्लिष्ट होने की संभावना UPSC में अधिक रहती है और UPSC में थोड़ा कम उससे हो जाती है, क्योंकि UPSC में कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न कम और फैक्ट्स के आधार पर प्रश्न अधिक पूछता है। यदि हमें उस प्रश्न के अनुरूप हमें ज्ञान हो तो हम उस प्रश्न को अच्छे से हैंडल कर और उसे हल या उसका उत्तर दे सकते हैं। उसके लिए हमें विशेष गंभीर और गहरी जानकारी होना आवश्यक होता है मेरे प्रिय दोस्तों। तो मैं कुलदीप कुमार आपके सामने फिर से मैं पेश आया हूँ और आपको मैं अपनी क्लासेस को जारी रखने के लिए फिर से आज हम एक नया कार्यक्रम चलाते हैं एनएम क्लासेस के साथ और राजनीतिक विज्ञान के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, और बिंदु है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल प्रावधान। तो देखते हैं आज। तो प्रिय दोस्तों, आपातकाल जो है वो संविधान के भाग 18 में पूछा गया। संविधान के भाग 18 में है तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल है और ये प्रश्न पूछता है, यही फैक्ट पूछता है PCS, UPPCS हो चाहे MPPCS हो या आपका CPO हो या आपका SSC हो या आपका जितने इस स्तर के एग्ज़ाम हैं UPSC को छोड़कर, उसमें आपसे फैक्ट्स तो पूछता ही पूछता है और भाग विशेषता पूछता है, अनुच्छेद तो पूछेगा ही, या जिसे हम आर्टिकल भी कह सकते हैं। तो इसमें है कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद या आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का संविधान में जिक्र है, जिसका विशेषतः कई बार यूज़ हुआ है। हमारे देश में सबसे अधिक बार जो इसका प्रयोग हुआ है वो हमारे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, और सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो आपातकाल के विभिन्न आधार हैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन भी आता है। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में प्रिय दोस्तों काफ़ी अंतर है।
अधिक से अधिक मेरे दोस्त या जितने भी जन हैं और अनेकों यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन को एक संदर्भ के तौर पर समझाया जाता है, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। गलत मेरे हिसाब से भी तो है ही है, और साथ ही साथ राजनीतिक विज्ञान के संविधान के भी हिसाब से गलत है। और लक्ष्मीकांत सर जी की जो उसमें संविधान की जो उनकी एक किताब है उसमें भी गलत ही है। और मैंने सारा जो सोर्स लिया है वो लक्ष्मीकांत सर की राजनीतिक विज्ञान से संविधान से ही उसको मैंने अंगीकार किया है और अपने बोर्ड पर लिखा भी है, और आपको वही ज्ञान आपको देने जा रहा हूँ। तो राष्ट्रीय जो आपातकालीन जो प्रावधान है वो 3 प्रकार के माध्यम से देश में या प्रदेश में लागू होते हैं। उनकी स्थितियां क्या क्या हैं? पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। देखिए, युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा और सशस्त्र विद्रोह होगा, तब तो इसे हम कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। या फिर इसे हम बोलते भी हैं कि ये आपातकाल की घोषणा, संविधान में इसका नाम है आपातकाल की घोषणा नाम से संदर्भित या व्याख्यायित किया गया है। और जो यह आता है, जिस आधार पर आता है, जिस संवैधानिक नियम के आधार पर आता है, उसे बोलते हैं आर्टिकल 352 या अनुच्छेद 352 के आधार पर यह लागू किया जाता रहा है। और इसमें एक संशोधन हुआ था मेरे प्रिय दोस्तों। इस आपातकालीन प्रावधान में सबसे जो मुख्य संशोधन है वो आपके 2 हैं। पहला है 42वां संविधान संशोधन 1976 तथा द्वितीय है 44वां संविधान संशोधन 1978। इन दोनों में से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न वो पूछते हैं और आगे भी पूछते रहेंगे, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपातकालीन प्रावधान के हिसाब से। और इसमें इसका जिक्र कई बार है, क्योंकि कई बार 44वां संविधान संशोधन 1978 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो, उसमें कई बार इसमें संशोधन कई बार परिस्थितियों के अनुसार किए गए और जो कि काफ़ी आवश्यक भी थे। देखते हैं इसमें हम 44वां संविधान संशोधन 1978 के आधार पर पहले जो सशस्त्र जो वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह है उसके आधार उससे पहले जो था वह था आंतरिक गड़बड़ी, जो कि आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर 44वां संविधान संशोधन किया गया और वह 1978 में किया गया, जिससे आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को लाया। तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है और संविधान ने इसे आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया है। दूसरा जो इसका आधार है, ये तो हो गया मेरे प्रिय दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल तो राज्य में आपातकाल कैसे लगता है ये मैंने हल्का हल्का ब्रीफली लिया है। अभी मैं आपको पूरा विस्तार से मैं आपको इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें से प्रश्न पूछता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल, इसे ही कहते हैं राष्ट्रपति शासन। और बहुत सारे छात्र या बहुत सारे मेरे मेधावी दोस्त, ये वो शायद और भी मेरे दोस्त हैं, तो मेरे सभी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त हैं, जो अपना और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपने समाज का भी। तो जिसमें है राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के आधार पर किसी राज्य विशेष में लगाया जाता है, जो कि जब वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राज्य आपातकाल लगाया जाता है। इसमें राष्ट्रपति शासन का शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। और यहाँ चूंकि संविधान में राष्ट्रपति शासन के अलावा आपातकाल शब्द का प्रयोग विशेषतः राज्य के लिए नहीं किया गया है, इसलिए इसे मुख्यतः राष्ट्रपति शासन ही कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरी जो स्थिति है आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या है भाई? भारत की वित्तीय आपातकाल का स्थिति हम देखते हैं तो उसमें आएगा कि वित्तीय आपातकाल जो है
वो भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के जब खतरे के कारण अधिरोपित होता है तो उसे वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। चूँकि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है और ना ही हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल ना लगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले ये मैंने तीनों आपको एक बेसिक सी जो कंडीशंस है वो मैंने आपको समझाई कि आपातकाल किन किन परिस्थितियों में या किस प्रकार से हल्का फुल्का मतलब किस आधार पर लगाया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ विस्तार पूर्वक कि राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल किस प्रकार लगाया जाता है और किस प्रकार से उद्घोषणा की समाप्ति के द्वारा इनको निरस्त किया जाता है या किस प्रकार से मूल अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। तो अब पहला इसमें है घोषणा के आधार पर कि जब घोषणा की जाएगी उसके आधार पर। ठीक है, स्थिति क्या है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए देश के ऊपर या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ जाए यदि, तो इस प्रकार का जो आपातकाल होगा वो बाह्य आपातकाल कहा जाएगा और इसे ही राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कह दिया जाएगा कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अगर उद्घोषणा या घोषणा कर दी और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। अब इसमें प्रावधान है। अब छात्रों यही एक इसमें मूल इम्पॉर्टेंट लाइन है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, मैंने बेटा AMEND इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसका अर्थ होता है संशोधन, 44वां संशोधन 1978। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और वो मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के आधार पर सशस्त्र विद्रोह आ जाएगा। ठीक है, मतलब सशस्त्र जो विद्रोह था वो तो पहले ही मैंने आपको समझाया था कि इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 के आधार पर सशस्त्र जो विद्रोह था वो आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर आया था। यहाँ बात हो रही है 42वां संविधान संशोधन 1976, अर्थात भारत के किसी विशेष भाग पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे लगता है, मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, भले ही हमारे देश के कोई भी या तत्कालीन या भूतपूर्व जितने प्रधानमंत्री रहे हों या संवैधानिक स्थितियों का अगर हम हवाला दें तो कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, वह कितना भी जोर देकर कहें कि राष्ट्रीय आपातकाल की आवश्यकता है, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लग सकता। राष्ट्रीय आपातकाल जब ही लगेगा जब मंत्रिमंडल माननीय राष्ट्रपति महोदय को लिखित रिपोर्ट के आधार पर अपना एक अनुमोदन दें, अपना एक प्रार्थना पत्र दें कि महोदय राष्ट्रीय आपातकाल आवश्यक है, ऐसी स्थिति आ रही है, केवल और केवल मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, और यह जो आया वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। क्यों आया? क्योंकि तत्कालीन हमारे देश की एक प्रधानमंत्री रहीं जो काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त थी, आप सभी को उनका नाम मालूम होगा, मुझे आशा है ऐसी। तब आपातकालीन स्थिति भी लगी थी जिसको बोलते हैं इमरजेंसी टाइम पीरियड। तो उस समय एक PM ने अपने आश्वासन पर ही राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगवा दिया था और कई गिरफ्तारियां भी की गई थी। तब देश में कुछ उनके अनुसार प्रतिकूल स्थिति हुई और समाज में और देश में भी उसका यह प्रतिफल हुआ कि देश में भी प्रतिकूल स्थितियां जागृत हो गई। इसलिए उस स्थिति को देखते हुए जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया तो आधार वही था, तत्कालीन प्रधानमंत्री की हठधर्मिता।
तो इसलिए हमेशा ये अब आगे भी ऐसा यूज़ होगा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के आधार पर ही केवल आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता या उसकी घोषणा नहीं हो सकती। केवल और केवल मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल को प्रार्थना पत्र में हम उसे अनुमोदित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय उसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, मिनर्वा मिल्स में भी इसका एक फैसला आया था 1980 में। क्या आया था कि यदि राष्ट्रपति ने अपने विवेक से राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और उसका विवेक शून्य हो, मतलब कोई एक अपनी हट धर्मिता ही रही हो या अपना ही एक विचार हो और विवेक शून्य हो, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं हमारी न्यायपालिका कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है। इसलिए हमारी जो न्यायपालिका को विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में गिना जाता है। यह हमारे देश के संविधान की एक कह सकते हैं कि आकर्षक रूप है और एक सुंदरता है। अब इसका भी जो आधार है प्रिय दोस्तों, वह है संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि। क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा रहा है तो उसे संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो विशेष बहुमत क्या है यहाँ पर? तो एक को हम देखेंगे, उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत या उपस्थित सदस्यों में से कुल सदस्यों का बहुमत। ठीक है, और बी क्या है? उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्या है? उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये होगा बेटा विशेष बहुमत। ठीक है, और इसका प्रावधान वही फिर से आ गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। इससे पूर्व साधारण बहुमत से दोनों सदनों से पारित किया जाता था, इसलिए इसका संशोधन किया गया कि इसका बार बार मिसयूज ना हो, दुरुपयोग ना हो। और पारित होने के 1 माह बाद इसका अनुमोदन आवश्यक है। वही अब फिर से आ जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 की। पूर्व में तो पहले वही था साधारण बहुमत और 1 माह के भीतर अनुमोदित होना। पूर्व में क्या था? 2 माह, और फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया कि अब 2 माह की जगह 1 माह में अनुमोदित होना राष्ट्रीय आपातकाल आवश्यक है। ठीक है, और अनुमोदित होने के बाद आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा और इसे बार बार हम यदि इसकी आवश्यकता है तो, इसकी नीड है तो इसे बार बार 6 माह तक जारी करके या 6 माह तक बढ़ाकर अनंत काल तक लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल देश की स्थितियों के हमेशा विपरीत होता है। इसलिए मेरी आशा है या हम सभी की आशा है कि राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल जैसी कोई परिस्थिति कभी ना हो। हमारे संविधान की शक्ति इतनी बनी रहे हमेशा कि लोगों में सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और सामाजिक एक तरीके से वितरण वो समान रूप से बना रहे, जो कि समाजवाद की एक अवधारणा भी है और वह आवश्यक भी है। तो अब बात करते हैं उद्घोषणा की समाप्ति। भाई लग गया राष्ट्रीय आपातकाल, हटेगा कैसे? अब कैसे इसको हटाया जाए, तो उसका क्या प्रावधान है, विनियम क्या है उसका? उद्घोषणा की समाप्ति, किसी भी समय राष्ट्रपति उद्घोषणा जारी कर सकता है और इसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, और जब लोकसभा इसके जारी रहने का प्रस्ताव निरस्त कर दे, जैसे 44वां संविधान संशोधन 1978 यदि
क्या है, किसी भी समय जब लोकसभा इसके जारी रहने का प्रस्ताव निरस्त कर दे, लोकसभा भी ये कर सकती है। लिखित में मतलब अर्थात यह है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत लोकसभा इसके जारी रहने का प्रस्ताव निरस्त करने के लिए आतुर है या योग्य है। दूसरा क्या है, यदि सत्र ना चल रहा हो तब क्या होगा। शुरुआत इसकी लोकसभा से होगी। यदि लोकसभा का सत्र चल नहीं रहा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे हटाया जाए। तो इसका भी एक नियम है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति महोदय जी को लिखित रूप में एक नोटिस दे दें और वह कहें कि 14 दिन के अंदर इसको लेकर एक बैठक होना बहुत अनिवार्य है, और वह नोटिस में इसको मेंशन भी कर सकते हैं, वैसे भी ये संवैधानिक नियम है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति की जा सकती है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन प्रिय छात्रों वो बहुत आवश्यक है, मैं आपको बोल देता हूँ। उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव साधारण बहुमत से होता है, लेकिन जारी रहने का प्रस्ताव हमेशा विशेष बहुमत से होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति का अगर प्रस्ताव लाया जाए तो वो किसी भी सदन से लाया जा सकता है, वो तो है ही, लेकिन उसमें लोकसभा अनिवार्य है और उसे साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है उद्घोषणा की समाप्ति को, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति को। और राष्ट्रीय आपातकाल ऐसी अगर परिस्थिति लग रही है कि इसको अभी जारी रहने दिया जाए, तो इसके जारी रहने दिए जाने के लिए विशेष बहुमत का ही होना अनिवार्य है। उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये क्या है, उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा से पारित होना आवश्यक है, जबकि जारी रहने का प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। मतलब समाप्त अगर उसे राष्ट्रीय आपातकाल को करना चाहते हैं तो केवल लोकसभा से हम साधारण बहुमत से पारित कराकर उसे समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें उसे जारी रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल को हमें जारी रखना है, ऐसी विषम अगर परिस्थितियाँ हैं, तब इसे विशेष बहुमत से ही जारी किया जाएगा और दोनों सदनों से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए अधिनियम केवल या अध्यादेश केवल 6 माह तक जारी ही रह सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की जब समाप्ति हो जाएगी तब उसके 6 माह तक राज्य में जो बनाए गए विशेष नियम थे, राज्य सभा ने बनाए हों या किसी संसद ने बनाए हों, तो वह 6 माह तक ही केवल प्रभावी रहते हैं। अब बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछ चुका है, आर्टिकल 358 359 क्या है भाई। अनुच्छेद 358 क्या है, मूल अधिकारों पर प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल का क्या क्या है। देखो अनुच्छेद 358 क्या कहता है। अनुच्छेद 358 ये कहता है मेरे प्रिय दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के से अनुच्छेद 19 जिसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 358 प्रभावी होता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय तब। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के समय यदि हम अनुच्छेद 358 का प्रयोग करें या माननीय सरकार जो या उस समय राष्ट्रपति महोदय जी उस 358 का प्रयोग करते हैं अनुच्छेद का, तो उस समय अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे मूल अधिकार बने रहते हैं। लेकिन युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के आधार पर ही केवल अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। ये एक इसमें कंडीशन है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण से
के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब ही अनुच्छेद 19 निलंबित होगा, या यही एक वो है कंडीशन। लेकिन आंतरिक अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो अनुच्छेद 19 जिसका तस बना रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 358 की। 358 तो हो गया, बात करते हैं अनुच्छेद 359 की। इसमें एक और वो है कंडीशन अनुच्छेद 358 में कि यह पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 358 की। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अर्थात आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। अर्थात अगर किसी विशेष भाग पर अनुच्छेद 359 जो है वो किसी विशेष भाग पर भी लागू किया जा सकता है और पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 358 के द्वारा केवल और केवल अनुच्छेद 20 और केवल अनुच्छेद 21 को छोड़कर अर्थात जीवन जीने का अधिकार और अनुच्छेद 20 जो है, इन दोनों को छोड़कर सारे के सारे मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं और इन दो मूल अधिकार को केवल छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वास्तविक रूप में ये जीवित तो रहते हैं, केवल इनका उपचार निलंबित होता है। कैसे कि यदि इसमें किसी भी मूल अधिकार को लेकर हनन होता है राज्यों के द्वारा, तब अदालत में इनको चुनौती भी दी जा सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 359 पूरे देश अथवा किसी एक भाग विशेष में लागू हो सकता है। यह अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि भी हो सकती है अथवा अल्पकालिक भी हो सकती है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक शाह आयोग का भी गठन किया गया था। क्यों किया गया था? जिससे आपातकालीन के उपयोग को या उसके प्रावधान के दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। क्या है भाई राष्ट्रपति शासन? अब राष्ट्रपति शासन क्या मैंने आप लोगों को पूरी क्लास में अभी बताया कि राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं। राष्ट्रपति शासन केवल राज्य में जब राज्य में जब आपातकाल लगता है तभी उसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है मैं इसको अभी बताऊंगा आपको। आरोपण का आधार क्या है? अनुच्छेद 355 आरोपण का आधार है, जबकि राष्ट्रपति शासन राज्य में अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू होता है या शासित होता है। लेकिन आरोपण का जो आधार है वो क्या है? अनुच्छेद 355। तो केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुसार चल रही है या नहीं। यदि चल रही है तो कोई समस्या है नहीं, यदि नहीं चल रही है तब अनुच्छेद 355 केंद्र को विवश करता है कि अब राज्य में अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगवाएं और राज्य की संवैधानिक जो विफलता है, संवैधानिक तंत्र जो विफल हो रहा है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया जारी कर सकता है या प्रतिक्रिया कर सकता है। अब इसका उल्टा है, जैसे अनुच्छेद 356 जो है, आर्टिकल 356, इसका अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, और तो नहीं मैं इसे लिख सकता, अनुच्छेद 365, इन दोनों के ही द्वारा राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 365 और 356 में क्या अंतर है? इसमें प्रश्न पूछ सकता है वो। 365 क्या है पहले आप ये समझ लें
यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होता है, कोई राज्य केंद्र जो अपने संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप वो निर्देश राज्यों के लिए जारी कर रहा है लगातार, लेकिन राज्य उनको अनसुना कर या उनकी अनदेखी बार बार करता है, तब केंद्र इसके लिए विवश हो सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना उस समय ज़रूरी हो सकता है। तब उसका जो आधार होगा मेरे प्रिय दोस्तों, वह अनुच्छेद 365 होगा। क्या है? यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले, जिससे अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। तब अनुच्छेद 365 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोनों में अंतर, 356 में अंतर और 365 में अंतर है। 356 में क्या है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, दंगे हो जाए या कुछ ना कुछ जो विधायक जो विधान सभा है या विधान मंडल जो है उसके जो बार बार जो अधिनियम बन रहे हैं वो संविधान के अनुच्छेदों के या संविधान के नियमों के विपरीत बनाकर उनको लागू किया जा रहा है, या गुंडा तत्व अधिक सक्रिय हो गया है, जिससे राज्य में अराजकता सी स्थिति सी आ गई है, तभी उसमें अनुच्छेद 356 लागू होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में लागू किया जा चुका है। और 365 में क्या अंतर था? 365 यह है, अनुच्छेद 365 कि उसमें केंद्र द्वारा जारी किए गए राज्यों को निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में तब अनुच्छेद 365 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपको। संसदीय अनुमोदन तथा अवधि। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी रहने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से, अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति साधारण बहुमत, अब यहाँ संसद का विशेष बहुमत से नहीं होगा, साधारण बहुमत से। ठीक है, दोनों सदनों साधारण बहुमत से, अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति व मतदान का बहुमत द्वारा हो जाता है। राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम, ये प्रश्न पूछता है, इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम जो इसकी रेंज है राष्ट्रपति शासन की वो 3 वर्ष है, और 6 माह की क्रिया से ही इसे बार बार बढ़ाया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 बार तक बढ़ाया जा सकता है, 5 बार तक बढ़ाया जा सकता है भाई। ठीक है, 5 बार तक तो नहीं कहा जा सकता, इसमें भाई 6 बार तक कहा जाएगा, क्योंकि 36 माह होगा, 12 तियां 36 और 6 चंग 36, तो अधिकतम 6 बार तक इसे बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं। अर्थात इसमें साफ साफ स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में मूल अधिकार मतलब राज्य में मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, और इसे ही आंतरिक आपातकाल कहते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया था कि आंतरिक आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 और 359 लागू नहीं होते, तो 359 तो की बात नहीं हो रही है, अनुच्छेद 358 आंतरिक आपातकाल की स्थिति में लागू नहीं होता है, अर्थात उसमें अनुच्छेद 19 जो का त्यों बना रहता है। इसे ही आंतरिक आपातकाल भी कहते हैं राष्ट्रपति शासन को। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। 1951 में
पंजाब में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, आप ये लिख लेना, ये फैक्ट है, पूछ सकता है। और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब तक। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पुदुचेरी में केंद्र शासित, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो पुदुचेरी में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, केवल केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर यदि हम देखें तब। ठीक है, तो अनुच्छेद 359A को पंजाब राज्य पर भी लागू किया जा चुका था, जो कि अब निरस्त किया जा चुका है। वित्तीय आपातकाल क्या है? अनुच्छेद 360 के आधार पर है कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 360, यदि वह संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें भारत अथवा उसे किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति चरमरा जा रही हो या चरमरा जाने वाली हो या चरमरा गई हो, जिसमें भारत अथवा उसे किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति प्रत्यय खतरे में हो, तब 44वां संविधान संशोधन 1978 के आधार पर राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यहाँ जो है वो यहाँ भी न्याय समीक्षा इस पर हावी है वित्तीय आपातकाल। यह नहीं कि राष्ट्रपति अपने हठ धर्मिता से वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दे और उसे लागू कर दे, यह भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। और किस संशोधन के आधार पर आता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के आधार पर। यही राष्ट्रपति शासन 356 और 365 पर भी लागू होता है। अर्थात राष्ट्रपति शासन भी राष्ट्रपति को न्यायिक समीक्षा से परे नहीं मान सकते। वह भी न्यायिक समीक्षा, अर्थात सारे के सारे जो आपातकाल हैं वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि वित्तीय आपातकाल की हम देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर लागू किया जाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल को 2 माह के भीतर लागू किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार वित्तीय आपातकाल को भी 2 माह के भीतर लागू किया जाना चाहिए। तो 1+2+2, 1 राष्ट्रीय आपातकाल, 2 राज्य आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन, और 3 1+2+2, और आखिर में जो +2 है वह आपका राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल है, उसको भी 2 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक होता है। और वित्तीय आपातकाल ही एक ऐसा आपातकाल है जिसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। अर्थात ये संसद की बिना मंजूरी के भी जारी किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वित्तीय आपातकाल के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि ये मेंस के एक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न भी बन जाता है। और यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने यह अनुच्छेद 360 न्यूनाधिक रूप से 1993 में पारित संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह है। अर्थात ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे पहले कहा था और ये 1993 का वाक्य लिया गया, यह बात का है। इसे बाबा साहब अम्बेडकर इसे बाद में कहेंगे। 1993 है, 1993 का जो आधार है वो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, 1993 का जो आधार है वो इससे संबंधित नहीं, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी है। मतलब क्या है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में जिक्र किया है कि राष्ट्रपति महोदय जी को इसमें आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की परेशानियों को समाप्त करने के लिए समान प्रावधान
करने की शक्ति प्रदान की है। और इसका जिक्र बी आर अम्बेडकर के जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो स्टेटमेंट यह जो है, इसका जिक्र 1993 में संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय रिकवरी कानून में इसका आधार लिया गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वक्तव्य का। इसमें अति शक्तिहीनता के परिणाम स्वरूप अमेरिकी लोगों को भी पीछे छोड़ा है इसे। अब तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है। यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट जैसी स्थिति तो आ गई थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया था। हम लोग बच गए थे और हमें भी ऐसी आशा है कि वित्तीय आपातकाल आगे कभी ना लगे, ऐसी स्थिति ना आए। और महोदय एच.एन. कुंजरू जी ने कहा है कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। तो एक डॉक्टर अंबेडकर का और यहाँ एच.एन. कुंजरू जी का जो स्टेटमेंट है, वो दोनों मेंस के एक जो अगर हम आधार लें तो उस आधार पर प्रश्न बन सकता है। और आपके प्री स्तर पर इतना काफ़ी है और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि प्रश्न आपसे पूछेगा यूपीएससी स्तर तक, जिसमें चाहे लेखपाल स्तर हो या कोई भी स्तर हो, यूपीएससी के प्रीलिम और मेंस के स्तर तक इससे बाहर प्रश्न ना आने की या ना आने की प्रबल संभावना है। इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएगा, ऐसी मुझे आशा है और मुझे भरोसा भी है। तो राष्ट्रपति शासन या आपातकालीन प्रावधान को आज हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले कोई एक नए बिंदु को लेकर और एक नई ऊर्जा के साथ हम आगे भी बने रहेंगे आपके साथ एनएम क्लासेस के साथ। और मेरा नंबर आप लोगों को याद होगा ही 80 77 162 711। और मेरी आपसे यही एक प्रार्थना भी है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एनएम क्लासेस का जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिव कमेंट भी दीजिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। एनएम क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा।